देते हैं, है ना। इन लोगों के लिए अलग से हम एक भंडारा रखवाएंगे और ये जो पीडीएफ वगैरह है ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाती हैं डेली बेसिस पर, नहीं तो कभी कभी कुछ अंतराल पर। मंडे आपके जो सीडीपी के नोट्स हैं एटलीस्ट, बाकी सब्जेक्ट्स के वादे मैं अभी नहीं कर रही हूँ, बट मंडे तक आपके सीडीपी के नोट्स तो हर हालत में मिल जाएंगे और 1-2 दिन में ही उसकी, या हो सकता है मंडे ही बाकी सब्जेक्ट्स के भी नोट्स आपको मिल जाएं। लगातार काम उन पे चल रहा है ना। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई बॉल के जैसा है, बिल्कुल आपको लड्डू लगेगा, लेकिन इसके बाद वाले क्वेश्चंस कई आपको अटका सकते हैं अंत तक जाते जाते। तो ये जरूरी है कि आप पूरे 30 क्वेश्चंस करिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सच में अलग हैं, जैसे पूछे जाते नहीं थे। टॉपिक सेम है बट क्वेश्चंस पूछने का तरीका हल्का सा चेंज हुआ है इस बार ऑनलाइन में, कुछ क्वेश्चंस में एटलीस्ट, तो वो तरीके से आप वाकिफ हो जाएंगे, डिस्कस करेंगे। 93% लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे कि आप आइए हम पोल में जवाब देंगे फटाफट से। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट इंक्लूड्स, यानी बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत क्या आता है। ओनली क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी सिर्फ गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, सिर्फ क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यानी गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं, या ना तो क्वालिटेटिव और ना ही क्वांटिटेटिव। इस क्वालिटेटिव को ये कैसे लिख सकता था, इसको दूसरी भाषा में यहाँ फंक्शनल चेंजेस लिखा जा सकता था, यानी प्रकार्यात्मक परिवर्तन लिखा जा सकता था, और क्वांटिटेटिव को स्ट्रक्चरल चेंजेस लिखा जा सकता था। ऐसे ही मुश्किल बनाया जाता है क्वेश्चंस को जब भाषा से आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या जटिल बनाना हो, कंफ्यूज करना हो। तो ये हमें पता है क्वालिटेटिव चेंजेस कौन से होते हैं, जो क्वालिटी में फंक्शन करने की जो आपकी क्षमता है उसमें चेंज। जैसे कल तक आपको जो जोक्स समझ नहीं आते थे, वो चुटकुले, वो जोक्स आज आपको समझ में आते हैं। कल तक जिन चीजों को लेकर के आप सेंसिटिव नहीं थे, जिन पे आप अच्छे से नहीं समझ पाते थे, सोच पाते थे, आज आप उनपे सोच पाते हैं। यानी क्वालिटी में चेंज है। आप इमोशनली बेहतर हो रहे हैं, आप संज्ञानात्मक रूप से बेहतर हो रहे हैं। जरूरी नहीं है उसको मापा जा सके मात्रा में कि कितने 250 ग्राम बेहतर हुए कल से, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी समझ बढ़ी तो क्या 250 ग्राम बढ़ी, नहीं, क्वालिटी में मेजर कर सकते हैं, मतलब क्वालिटी के अनुसार ये पता लगाया जा सकता है, गुणात्मकता में पता लगाया जा सकता है, क्वांटिटेटिवली नहीं पता लगा सकते, मात्रात्मक रूप से पता नहीं लगा सकते। मात्रात्मक रूप में क्या आता है, आपके शरीर का बढ़ना, आपकी हाइट का बढ़ना, जिन चीजों को हम मेजरिंग यूनिट्स में, यूनिट्स क्या है हमारी, किलोग्राम है, इंचेस है, सेंटीमीटर है, इनमें हम माप पाए। तो विकास जो है बच्चों के पक्ष में सिर्फ गुणात्मक भी नहीं है और सिर्फ मात्रात्मक भी नहीं है, दोनों है ना। तो डेवलपमेंट क्या है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है। अगर ऑप्शन में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों नहीं होगा तो जब डेवलपमेंट की बात होगी हम क्वालिटी के साथ जाएंगे, ठीक है ना। और अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्या है, ये वाला जो पार्ट है बी ऑप्शन, ये वृद्धि की बात कर रहा है। वृद्धि वो विकास का ही एक छोटा सा पक्ष है जिसमें हम सभी चीजों को माप सकते हैं, जैसे आपकी हाइट का बढ़ना, आपके नाखून का बढ़ना, आपके मोटापे का बढ़ना, आपकी ऊंचाई लंबाई, जिसको भी हम माप सकें। समझ सकते हैं आप ये बात, क्लियर है बात। क्या कह रहे हो, कोई उदय सर के बारे में कुछ पूछ रहा है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हम, धन्यवाद अनूप। सीडीपी का बजाया गेम क्योंकि हमारे साथ हैं हिमांशी मेम, वाह 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 वाह, इतने क्रिएटिव लोग हमारे बीच हैं और हमें पता नहीं था आज से पहले। अपना नाम बता दीजिए। सर जी को बोलिए पेपर 2 पहले ऑनलाइन वाला कंप्लीट करा दें प्लीज। नवल वो मिक्स करा रहे हैं, आई थिंक कंबाइंड करा रहे हैं ना। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो हमें ये पता है कि ग्रोथ बी पार्ट है। अगर सिर्फ ये सी ऑप्शन नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ का अगर ऑप्शन नहीं है, तो हम डेवलपमेंट के केस में क्वालिटी को मेजर करने पे या फंक्शन को मेजर करने पे फोकस करते हैं और ग्रोथ के केस में क्वांटिटी, ठीक। तो नीदर जो शारीरिक पक्षों से जुड़ा हुआ परिवर्तन है उसको हम ग्रोथ कह रहे हैं और जो बाकी पक्ष हैं उनको हम डेवलपमेंट। नीदर ये तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। अभी आप सभी आ चुके हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पोल में जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। ये आना ही है क्वेश्चन, चाहे सूक्ष्म पूछ ले आपसे चाहे फाइन पूछ ले। सूक्ष्म को ही फाइन कह रहे हैं, वैसे तो ग्रॉस मोटर को हम स्थूल गतिक कौशल कह रहे हैं। फाइन मोटर में क्या होता है, आपकी छोटी मसल्स जैसे फिंगर और आई मसल का कोऑर्डिनेशन, ठीक। और ग्रॉस मोटर यानी स्थूल गतिक कौशल, मोटर स्किल्स होती है चलना फिरना दौड़ना, इसमें बड़ी मसल आर्म और लेग की मसल, आर्म्स और लेग्स की मसल, जैसे वॉक करना, रनिंग, जंपिंग एंड ऑल, ठीक। तो
राइटिंग बिल्कुल सही है। फाइन मोटर स्किल्स यानी हमारी फिंगर्स और हमारे आई कोऑर्डिनेशन का प्रयोग है। 94% लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं, 1 नंबर सब लेके आएंगे। जंपिंग यानी सिर्फ 1 नंबर नहीं, और भी ऐसे 1 नंबर। जंपिंग, रनिंग और स्विमिंग, इसमें हमारी बड़ी मसल्स का प्रयोग होता है, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। लेग्स और आर्म्स की मसल का प्रयोग है, ना कि फिंगर्स और आईज की। ठीक, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ग्रॉस पूछा होता तो आंसर चेंज हो जाता। क्वेश्चन नंबर, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि कौन सा एक ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण नहीं है, तब भी आंसर राइटिंग ही रहता। तो थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज करेगा, आपको घबराना नहीं है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द सेंसिटिव पीरियड। कल भी हमने इस पे एक क्वेश्चन किया था, यानी संवेदनशील काल की जब हम बात कर रहे हैं, संवेदनशील बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है, यानी किसको हम सेंसिटिव पीरियड कह रहे हैं, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है द ऑप्टिमल पीरियड फॉर पर्टिकुलर कैपेसिटीज टू एमर्ज इन एन इंडिविजुअल, यानी किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, यानी वो फेज है जब अगर आपके अंदर कुछ क्षमताओं का विकास होना है तो वो बहुत तेजी से होंगी, इसको हम सेंसिटिव पीरियड कह रहे हैं। जिसको हमने कल भी बात की थी, सेंसिटिव पीरियड को, इस संवेदनशील पीरियड को क्रिटिकल पीरियड भी कह सकते हैं, या फास्टेस्ट पीरियड होगा ये जिसमें कुछ चीजें डेवलप हो सकते हैं आपके अंदर। सही है। बी ऑप्शन है द डेवलपमेंट पीरियड फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू बर्थ। ऐसा नहीं है कि जन्म से पहले यानी गर्भ से जन्म तक का समय जो है वो सेंसिटिव पीरियड है, नथिंग, उसके बाद भी हैं चीजें। द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अर्ली एडल्टहुड। अब ये क्या है, ये अपने आप में एडोलेसेंस की बात हो रही है। फिर आती है बात, तो यहाँ पे सेंसिटिव पीरियड की तो बात ही नहीं हुई। द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ सडन हार्मोनल चेंज इन एन इंडिविजुअल, ऐसा भी नहीं है। सेंसिटिव पीरियड, देखो सी कह रहे हैं 46% लोग। कौन से स्कूल के पीछे पढ़ने की हैबिट में आजकल आप हैं? कुछ बुरा भला कहा जाए आपको, शायद थोड़ी सी बुरा लगे अंदर से। देखिएगा, बी ऑप्शन कहता है सी, जिसको आप कह रहे हैं 49% लोग, जिनको अच्छा लग रहा है ये ऑप्शन समझते हैं। देखो सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अर्ली एडल्टहुड। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो हर एक पीरियड सेंसिटिव है। यहाँ सेंसिटिव से मतलब है क्रिटिकल पीरियड किसी चीज की ग्रोथ के लिए। जैसे कि जब हम बात करते हैं किस चीज की, कि भाई भाषा विकास के लिए सेंसिटिव पीरियड है क्या, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, इसी को हम क्रिटिकल पीरियड कह रहे हैं भाषा विकास और सोशलाइजेशन के लिए, शारीरिक विकास के लिए भी। तो एक क्रिटिकल या सेंसिटिव पीरियड का मतलब होता है वो काल, वो समय जब आपके अंदर कुछ क्षमताएं बहुत तेजी से आ सकती हैं। यानी आप सेंसिटिव हैं एनवायरमेंट में। मान लीजिए किसी को, कोई व्यक्ति अगर बीमार था कोरोना के टाइम पे, उसको पहले से लंग्स की दिक्कत थी या कुछ और प्रॉब्लम थी, तो वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, ज्यादा प्रोन नहीं है कोरोना पकड़ने के या बीमारी कैच करने के बजाय कि एक वो व्यक्ति जो ऑलरेडी हेल्दी है। ठीक, तो सेंसिटिव का मतलब है जब आप जल्दी से जो भी एनवायरमेंट में है उसको ग्रहण करके आगे बढ़ जाएंगे या वो चीज बर्स्ट हो जाएगी। तो द ऑप्टिमल पीरियड फॉर पर्टिकुलर कैपेसिटीज टू एमर्ज इन एन इंडिविजुअल, यानी किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण है। यानी ये वो टाइम पीरियड है जब कुछ क्षमताएं बहुत तेजी से आपके अंदर डेवलप हो सकती है, इसको सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। ये किसी स्टेज के बारे में नहीं है, ये इन जनरल एक बात है कि वो स्टेज, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सेंसिटिव पीरियड क्या है, अर्ली चाइल्डहुड है। अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो भी अर्ली चाइल्डहुड है। तो सेंसिटिव पीरियड का मतलब है जब बहुत तेजी से आपके अंदर विकास हो सके किन्हीं क्षमताओं का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए कारगर है, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल भी अलग नहीं है, लेवल में भी कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पीयर ग्रुप की बात हो रही है, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या क्या सही है। पीयर ग्रुप होते हैं रफली ऑफ द सेम एज, यानी वो लोग जो लगभग आपकी ही एज के हैं, रफली ऑफ सेम एज, यानी आपकी ही उम्र के। जैसे आपके दोस्त, जिन दोस्तों में आप रहते हैं वो आपका पीयर ग्रुप है। आपके क्लासमेट्स, अगर बच्चा पढ़ता है तो उसके जो क्लासमेट्स हैं वो उसका पीयर ग्रुप है। उसके नेबरहुड में कुछ बच्चे हो सकते हैं, वो उसका पीयर ग्रुप कहला सकते हैं। उसके रिश्तेदारों में कुछ बच्चे हो सकते हैं जो उसके यार हों या फिर उसके एज के हों, तो या जिन लोगों के भी साथ आप रहते हैं वो आपका पीयर ग्रुप होते हैं। जनरली स्कूल के सेंस में जो क्लासमेट्स हैं या जो आपकी एज के बच्चे हैं उनको हम पीयर ग्रुप कहते हैं। ठीक, तो पीयर ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन सेकेंडरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के द्वितीयक सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पता नहीं, हमें देखेंगे, अभी तो चारों ऑप्शन है हमारे सामने। डज नॉट हैव एनी रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी ऐसा कह रहा है बी ऑप्शन कि बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया में, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है कि आप समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून सीखते हैं। कोई पूछ रहा है टॉय एज 3 से 6 वर्ष, 1 नंबर अगर हमें लेना है तो 3 से 6 वर्ष।
ठीक। हैज अ स्मॉल बट इनसिग्निफिकेंट रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। भैया जिन बच्चों के बीच में वो रह रहा है उसके लिए इनसिग्निफिकेंट या रोल कैसे नहीं प्ले करेंगे, ये तो दोनों ही बातें सिरे से ही नकार देंगे हम। डी ऑप्शन है इज नॉट एन एजेंसी ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। भैया प्राइमरी में आ गया परिवार, तो सेकेंडरी क्यों नहीं हो सकता पीयर, सेकेंडरी में आएगा। तो हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन सेकेंडरी सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्डहुड, यानी बच्चों के द्वितीयक सामाजिकरण में, यानी सबसे पहले जो वो समझ बना रहे हैं कि मैं दुनिया में आया और आसपास क्या है, परिवार है, माँ बाप है, भाई बहन है, तो वो सब क्या है, वो प्राइमरी है। जो आपकी इमीडिएट फैमिली है वो प्राइमरी है, उसके बाद जितने भी लोगों से आपका इंटरेक्शन हो रहा है वो सेकेंडरी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम में, अगर वो परिवार के साथ ना लिखे हो, है ना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अब इन क्वेश्चंस को एंजॉय करना स्टार्ट कर दीजिए, इनसे खेलना शुरू करिए, अभी इनसे डरने का समय जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जितने भी लोग मैराथन का इंतजार कर रहे हैं, जैसे आपको नोट्स मिल जाएंगे उसके जस्ट बाद हम मैराथन शुरू कर देंगे और समय है हमने अपने पास। मुझे बहुत ज्यादा गट फीलिंग है, अभी तो ऑफलाइन क्लास भी एक हफ्ते की लगेंगी आपकी, दिसंबर फर्स्ट वीक के अराउंड, दिल्ली में ही जो लोग आ सकते हैं, सेकेंड वीक तक होना चाहिए पेपर। देखिएगा पहले आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, पोल आपके सामने है, 37% लोग बी उत्तर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। सौरभ मिश्रा कह रहे हैं कि मस्त नहा के आए, आज 4 घंटे पढ़ाई है। नहीं सौरभ मिश्रा आप नहा के आए, बट आज मैं भी नहा के आई हूँ, है ना। ठीक है, उसको हंस रही है वहां पे। नहीं मतलब मैं ये कहने वाली थी कि मतलब मैं आज थोड़ा सा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हूँ एनर्जी वाइज, तो आते हैं इधर कोल्ड का असर कह सकते हैं। देखिए बट कुछ लोग अपने आप अज्यूम कर लेते हैं, पहले हंसने लग जाते हैं मेरे बोलने से पहले। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्टेज इन कोहलबर्ग्स कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कौन सी अवस्था उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। यानी कन्वेंशनल लेवल, ट्रेडिशनल लेवल, जब सोसाइटी के अनुसार बच्चे की मॉरलिटी डिसाइड हो रही है, दूसरा लेवल है। इसमें कौन सा एक सब स्टेज है, यानी इसके अंदर कौन सी एक स्टेज आती है, सेकेंड लेवल पे थर्ड और फोर्थ स्टेज होंगी दो, उनमें से कौन सी एक स्टेज यहाँ 4 ऑप्शंस में से है। देखते हैं। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज, ये तो सेकंड स्टेज है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, है ना। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी, उसने उसकी नोटबुक फाड़ दी, ये क्या टिट फॉर टैट है। वो कह रहा है कि आज मेरे साथ लंच शेयर नहीं करोगे, कल मेरे साथ, मैंने तो तुम्हारे साथ किया था अपना लंच शेयर, तुम कैसे नहीं करोगे, करना पड़ेगा। तो वो जैसे को तैसा टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक। पोल वाली मैडम को दिखा दीजिए, फिरदौस कह रहे हैं, वो भी सुपर चैट करके। पोल वाली मैडम आ जाइए, हमें कोई मतलब नहीं, आप तेल लगाएं, चंपी करें, चोटी बनाएं, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें आपके लुक्स से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप खराब दिखें, फिरदौस ने कहा आपको आना पड़ेगा। मजाक कर रही हो यार, आप व्लॉग्स में देख चुके हैं, कभी और मिल लेंगे। देखिएगा, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है 6th स्टेज, और यहाँ 4th और 5th स्टेज की, 3rd और 4th स्टेज की बात चल रही है, क्योंकि कन्वेंशनल लेवल में क्या आता है, 3rd और 4th स्टेज आता है, तो ये भी हट गया। मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स एंड लॉ, बताइएगा एक बार। मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स एंड लॉ, ये 5th स्टेज की बात है, जब इंडिविजुअल राइट्स की बात हो रही है कि चलिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहना चाहिए। तो डी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, सोशल कंसर्न एंड कंसाइंस, सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। बताइए फटाफट से बताइए। कितना, 52% लोग बी के साथ जा रहे हैं। बी क्या है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अरे यार वो 6th स्टेज है, ऐसे भी इतना भी खतरनाक जवाब मत दो कि आंसू ही आ जाए किसी व्यक्ति के, ठीक है ना। देखिएगा, लॉ एंड ऑर्डर, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एकोमोडेशन अकर्स व्हेन, यानी समायोजन कब होता है। एसिमिलेशन यानी समावेशन, और एकोमोडेशन यानी समायोजन। तो समावेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो वो तो एसिमिलेशन हो गया, ऐड कर लिया आपने अपने स्कीमा में। एकोमोडेशन कब आएगा, समायोजन कब आएगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने। चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म्स देयर एक्सपीरियंस टू फिट इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स, ये है एसिमिलेशन। कई लोगों को ये एकोमोडेशन लग सकता है, बट ये जो ऑप्शन है इसको ठीक से पढ़िए। बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं, लेकिन जो वर्तमान स्कीमा है अलग से नहीं बना रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग स्कीम में ही फिट कर रहे हैं।
एकोमोडेशन में कभी भी एग्जिस्टिंग स्कीम में फिट नहीं किया जा सकता, प्रॉपर या तो मॉडिफिकेशन देगा। जब भी बात एग्जिस्टिंग स्कीम में ऐड करने की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो जब एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करने की बात होगी तो आंसर एसिमिलेशन होगा, ठीक है ना। वो ट्रांसफॉर्म बेशक कर ले, उसका रूप बदल ले, दैट डजंट मीन, अगर जब तक एग्जिस्टिंग स्कीमा लिख दिया है, सिंपल बात है। बी ऑप्शन है, द चिल्ड्रन मॉडिफाई देयर स्कीमास टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। ये बात हमें थोड़ी सुंदर लग रही है, बाकी लोगों को भी मॉडिफिकेशन की बात हुई है, बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करेंगे और या तो नया स्कीमा बनाएंगे या फिर दुनिया को समझेंगे मॉडिफाई करके, लेकिन एग्जिस्टिंग स्कीमा में जस्ट ऐड करना एसिमुलेशन है। तो ये एकोमोडेशन लग रहा है, फिर भी देखते हैं सी ऑप्शन, द चिल्ड्रन ब्रेक डाउन देयर स्कीमास इनटू डिस्कनेक्टेड चंक्स। देखिए कनेक्टेड चंक्स में ही चीजें ऑर्गेनाइज हो पाएंगी स्कीमा में, एक चीज दूसरी चीज से अगर जुड़ी हुई नहीं होगी तो स्कीमा ठीक से नहीं काम करेगा। डी ऑप्शन है, द चिल्ड्रन फोकसेस ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स रेदर देन कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। ऐसा नहीं है, बच्चे मूर्त चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो बी ऑप्शन ही एकोमोडेशन के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ध्यान से जवाब दीजिएगा, क्या पूछा है समझेंगे। फटाफट से आप लोग बताएंगे, इससे पहले कि कोई और समस्या आपके सामने आए आप लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि समस्या सामने आने से पहले खुशी खुशी लाइक शेयर यहाँ करना होता है, ऐसा हमारे यहाँ नियम कायदे कानून हम थोड़ा सा रखते हैं। खैर ये तो सब बात हुई मजाक की, आइए बताइए। देखिए फटाफट से, ये कौन है, जुनून जुनून जुनून, सीटेट का जुनून, ओ हो रूपा, रूपा यही एनर्जी चाहिए हमें, बट पढ़ना भी है इसके साथ, आंसर करना है पोल में। सिर्फ जुनून 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 लिखोगे तो पेपर कैसे निकलेगा, है पढ़ना भी तो पड़ेगा उसके लिए। मैं भी कहूँ हाँ जुनून जुनून जुनून, बस आके हम दोनों जुनून जुनून गाए यहाँ पे, कैसे काम चलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, अगर हम बात करते हैं, अ 5-year-old चाइल्ड, एक 5 साल का बच्चा है, इज शोन 16 फ्लावर्स, उसको 16 फूल दिखाए गए हैं, 4 of which are red, 4 जिसमें से जो 4 फूल हैं वो रेड हैं, 12 जो हैं वो ब्लू हैं। When a 5-year-old child is asked if there are more blue flowers or flowers, the child is likely to respond that there are more blue flowers. According to Jean Piaget's theory, the reason for this is that the child is yet to master what? समझते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। बी ऑप्शन कह रहे हैं वैसे तो 47% लोग। देखिएगा, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूल दिखाए गए, जिनमें से 4 फूल जो है लाल रंग के हैं, 12 फूल जो है नीले रंग के हैं। मतलब ये बात क्लियर है कि नीले रंग के फूल ज्यादा हैं। पूछा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। मुझे लगता है कि हिंदी में इन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा ऐड की है। सुमन तिवारी बिहार से, मोतिहारी से, अरे वाह बहुत बढ़िया, प्रणाम। हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी करवा दीजिए, करा देंगे सुमन। 2 सेशन मुश्किल से लगेंगे, पूरा सिलेबस हिंदी पेडागोजी का, इंग्लिश पेडागोजी का खत्म। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो ये हिंदी में मुझे जो लग रहा है फिलहाल, हिंदी में लाल और नीले फूल दोनों नहीं लिखे हैं, है ना, कि नीले फूल अधिक हैं, तो उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। तो लाल फूल यहाँ नहीं लिखा था, क्योंकि इंग्लिश की साइड अगर आप देखेंगे, आस्क इफ देयर आर मोर ब्लू फ्लावर्स और फ्लावर्स, फ्लावर्स का मतलब हो गया टोटल फ्लावर्स जो हैं। तो इस केस में बच्चा किस चीज में समस्या का सामना कर पा रहा है। सीरिएशन में ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, प्रपोजिशनल थॉट, ये हायरार्किकल क्लासिफिकेशन है, यानी वो क्लासिफाई करने में, वर्गीकरण करने में, क्योंकि चाहे वो रेड फ्लावर है चाहे ब्लू फ्लावर है, आते तो वो फ्लावर की कैटेगरी में ही है ना, तो वो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, यहाँ वर्गीकरण में समस्या है। क्योंकि ये 7 से 11 वर्ष में आता है वर्गीकरण, तो और बच्चा था 5 साल का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अ टीचर फैसिलिटेट्स द स्टूडेंट्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थ्रू पीयर इंटरेक्शन। यानी टीचर कैसे सिखा रहे हैं, पीयर इंटरेक्शन, यानी बच्चे के जो सहपाठी हैं, उसके जो दोस्त यार हैं, वो आपस में सीख रहे हैं एक दूसरे से, जहां उनको प्रॉब्लम हो रही है, और टीचर इस तरीके को अपना रहा है कि बच्चे आपस में एक दूसरे से सीख पाए। बात तो सही लग रही है एकदम, कोई भी दिक्कत हमें यहाँ नहीं लग रही। एंड स्कैफोल्डिंग, जहां जरूरत हो मदद दी जाए बच्चों को। दिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन, भैया पीयर आ गया, यानी सोसाइटी, ग्रुप में सीखना मतलब वाइगॉस्की की बात हो रही है, स्कैफोल्डिंग मतलब वाइगॉस्की की बात हो रही है। तो आंख बंद करके आंसर देंगे आप बिल्कुल 82% लोग, लेव वाइगॉस्की सोशियो कल्चरल अप्रोच, और तो कोई यहाँ बन ही नहीं सकता, ना कोहलबर्ग, ना पियाजे, ना गार्डनर, किसी ने बात नहीं की। जब बात ग्रुप लर्निंग की और स्कैफोल्डिंग की आएगी, तो ये तो की वर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, पियाजे के या वाइगॉस्की के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग की वर्ड्स हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है करिकुलर गोल्स इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहती है? बच्चे को एक्टिव रख के मीनिंगफुली सिखाओ, यानी बच्चे का सक्रिय होना जरूरी है। प्रगतिशील शिक्षा, लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डुई को याद कीजिए, जो कहते हैं बच्चा क्या है? क्रिएटिव है बाय नेचर, क्यूरियस है और सीखने की यानी लर्निंग की क्षमता रखता है, CCL कह रहे हैं हम। तो रटने की तो बात करेगा ही नहीं वो व्यक्ति जो एक्टिव रखने की बात कर रहा है। कंफर्मिटी टू अथॉरिटी, यानी जो सत्ता है, मान लीजिए टीचर है तो बस हाँ उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, ऐसा भी नहीं होगा। रिकॉल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ यहाँ बच्चा एक्टिव होगा, जहां बच्चा सोच रहा है नहीं बच्चा एक्टिव है। आलोचनात्मक चिंतन, इसमें वो एक्टिव है, सोचने में मजबूर है, लेकिन रिकॉल और ड्रिल में तो रट्टाफिकेशन लगेगा। तो सी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है जो 73% लोग ही दे पा रहे हैं, जबकि सबको देना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो सी ऑप्शन, जो बच्चा जहां एक्टिव है वो बेस्ट ऑप्शन है पेडागोजी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई? अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट कॉम्प्लेक्स इनर फीलिंग्स एंड टू यूज देम टू गाइड वंस ओन बिहेवियर। देखिए आपके सीटेट में पहले तो फिर भी जब पुराने टाइम की बात करें तो एक आध क्वेश्चन इधर उधर से इंटेलिजेंस का दे देता था, अब तो सिर्फ गार्डनर का ही क्वेश्चन आता है, कई बार 2 भी आ जाते हैं अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? इंटेलिजेंस की। ठीक है संध्या सिन्हा जी, बताइए फटाफट से। 57% लोग। और गार्डनर ने क्या बताया? बुद्धि एक प्रकार की नहीं कई प्रकार की होती है, आप बच्चों को कई प्रकार से सिखा सकते हो, IQ इंपॉर्टेंट नहीं है, और यही सब बातें गार्डनर ने की हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट कॉम्प्लेक्स इनर फीलिंग्स, यानी जटिल आंतरिक भावनाएं जो आपके अंदर हैं, कि 1 मिनट में आप इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, खुश हो जा रहे हैं, खुश हैं तो पूरी तरह से खुश नहीं है, दुखी हैं तो ज्यादा ही दुखी है, या उसमें भी कुछ ना कुछ बहानेबाजी है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स इनर फीलिंग्स है, यानी जो हमारी भावनाएं हैं, उनका जो स्वरूप है वो क्या है? जटिल है, इतनी इजी नहीं समझने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति कॉम्प्लेक्स इनर फीलिंग्स को समझ पाता है और उनको यूज कर पाता है टू गाइड वंस ओन बिहेवियर, यानी खुद के ही व्यवहार को गाइड करने के लिए, वो अपनी भावनाओं को समझ पाता है कि यार ये मन तो पागल बना रहा है, चुपचाप से काम पे लग जाते हैं, पेपर है 4 दिन बाद, या आपको कैसा महसूस हो रहा है इस पे आप खुद को समझ पा रहे हैं। इंट्रापर्सनल, जब सेल्फ की बात हो रही है, खुद की भावनाओं की बात हो रही है ना, तो इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल जब अदर्स की बात होती है, बस इतना ही अंतर है इन दोनों में। अगर दूसरों की बात हो तो इंटरपर्सनल, इंटरस्टेट, इंटरनेशनल। क्या है ये? इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक, लेकिन इंट्रा मतलब अंत है, स्वयं में जानना। ठीक, बुद्धा जो है इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकते हैं, गौतम बुद्ध और भी इस तरह के लोग जिन्होंने खुद को समझने में मास्टरी हासिल की एक तरह से। फिलोसफर्स हो सकते हैं इसमें, जो लाइफ को समझने में, खुद को समझने में अच्छे होते हैं जो लोग। लिंग्विस्टिक में तो जो भाषिक बुद्धि जिनकी अच्छी है, जिनकी भाषा पे पकड़ अच्छी है। नेचुरलिस्टिक में गार्डनर वगैरह आ जाएंगे जो गार्डनिंग या फार्मिंग करते हैं। तो बी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। आपका फेवरेट क्वेश्चन जो इस बार सीटेट में आपको देखने मिलने ही वाला है, असर्शन और स्टेटमेंट के क्वेश्चन इन्होंने भरपूर दिए हैं। उत्सव कुमार कह रहे हैं ईस्ट और बेस्ट, मैडम इज द बेस्ट। ऐसा लगता है ये नारे नहीं लगाते लोग, वैसे वाली फीलिंग आती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा हमें, है ना। बेस्ट नहीं, यूनिक कहिए। देखिए कौन है ये? NB क्रिएटर। अच्छा चलिए जवाब दीजिए पोल में, ये बातें चलती रहेंगी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो एक क्या है? स्टेटमेंट है और उसका दूसरा रीजन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ प्रिंट रिच एनवायरमेंट इन क्लासरूम, यानी कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ऐसी क्लासरूम होनी चाहिए जहाँ चारों तरफ कहीं चार्ट लगे हुए हैं, कहीं कुछ और लगा हुआ है, यानी प्रिंट है, बच्चे आसपास से देख करके सीख सकते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है। तो इसका रीजन क्या दिया है? कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट। कॉन्ड्यूसिव का मतलब है सुगम वातावरण, बहुत ही अच्छा वातावरण बच्चे के लिए, फेवरेबल एनवायरमेंट। कॉन्ड्यूसिव वर्ड बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है आपके एग्जाम के लिए। तो कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट प्लेज अ मीनिंगफुल रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास में जो सुगम वातावरण है, पॉजिटिव माहौल है, या बच्चे के लिए जो हेल्पफुल है, रिसोर्सफुल माहौल है, वो हेल्प करेगा, एनवायरमेंट का फर्क पड़ेगा। तो ये बात भी सही थी कि प्रिंट रिच होना चाहिए एनवायरमेंट को, लर्निंग बेहतर होगी और इससे मीनिंगफुल लर्निंग होगी। सही बात है, ये तो लैंग्वेज में भी हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आता ही है हर बार के प्रिंट रिच एनवायरमेंट होना चाहिए। तो दोनों ही बातें सही है, हमें बाकी ऑप्शन देखने ही क्यों है। तो आपका इन चारों ऑप्शन से ज्यादा ध्यान इन दोनों को समझने पे होना चाहिए, आप सही उत्तर तक अपने आप पहुंच जाएंगे। 80% लोग हालांकि सही जवाब दे पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर, ज्यादा ही आगे बढ़ गए हम, कई बार ज्यादा भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए जीवन में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और जवाब दीजिएगा पोल में। क्वेश्चन नंबर 12 है, द टर्म डैश रेफर्स टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, यानी जैविक अंतर, वेयर एज डैश रेफर्स टू ट्रेट्स एंड बिहेवियर्स दैट अ पर्टिकुलर कल्चर डीम्स एप्रोप्रिएट फॉर मैन एंड वुमेन, यानी डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। यानी जो दूसरे वाला
फिल द ब्लैंक है वो है जिसको समाज मानता है कि ये महिलाओं और पुरुषों के लिए होनी चाहिए ये चीजें। याद आ रहा है कुछ? और जो पहले वाला फिल इन द ब्लैंक है वो जैविक अंतर की बात कर रहा है कि हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं या हेरिडेटरी डिफरेंसेस हैं वो महिलाओं और पुरुषों की बात कर रहे हैं। तो जैविक यानी बायोलॉजिकल की जब हमारी बात होगी कि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है या महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं लेकिन महिलाएं ही खाना बनाती हैं, ये क्या हुआ? ये समाज ने बना दिया, ये जेंडर रोल हो गया। लेकिन महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, क्या है? बायोलॉजिकल डिफरेंस है हमारे अंदर का। तो ये क्या हुआ? बायोलॉजिकल डिफरेंस क्या है? सेक्स। तो सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल डिफरेंस वेयर एज जेंडर रेफर्स टू सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी समाज के द्वारा निर्मित एक संरचना है जिसमें हम महिलाओं के लिए क्या अप्रोप्रिएट रूल्स होंगे, उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए, पुरुषों को क्या करना चाहिए, ये चीजें हम कह रहे हैं। तो ए ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है। 72% लोग सही दे रहे हैं। लिंग और जेंडर, अब तो ये आपकी किस्मत अच्छी है यही कहेंगे अगर कोई ऐसी चीज होती है कि लिंग और जेंडर लिख भी रहे हैं, अदरवाइज दोनों को हिंदी में लिंग ही लिखा जाता है, तो आपको इंग्लिश में जरूर देखना चाहिए एक बार। ये पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअलिटी, जेंडर, सेक्स, नथिंग। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगर ये उल्टा क्वेश्चन दिया होता, अगर ये वाली लाइन पहले दे देती तो जेंडर ऊपर आ जाता और बायोलॉजिकल के साथ सेक्स जाएगा। तो बायोलॉजिकल जो संरचना है उसको हम सेक्स कह रहे हैं, जेंडर जो है एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा बनाई गई संरचना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। बड़ा सा क्वेश्चन है बट आप डरेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। 26,700 लोग हैं, एक भी व्यक्ति डरेगा नहीं, और जो डरेगा नहीं वो लाइक करेगा। इतनी वाहियात बातें मैं करने लगी हूँ, 10,000 लोगों ने लाइक किया, 16,000 लोग कहाँ हैं? तो सेशन में मजा नहीं आ रहा उनको, या बहुत ज्यादा सीरियस हो गए पेपर को लेके। अभी तो डेट्स भी नहीं आई। बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा, यानी कौन सा एक सही स्टेटमेंट है मल्टी कल्चरल क्लासरूम के लिए। मल्टी कल्चरल यानी जहां अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, किसी घर में कोई त्योहार मनाया जाता है, किसी घर में कोई भाषा बोली जाती है, यानी कई सारे कल्चर हैं। बहु सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में कौन सा एक स्टेटमेंट सही होगा जो सबका ध्यान रखे, जो सबको केटर करे, जो सबको एक्सेप्टेड और इमोशनली सेफ फील कराए? पहला ऑप्शन है स्कूल शुड एडमिट ओनली those students who can communicate in the medium of instruction used in the classroom, यानी स्कूल को केवल उन्हीं छात्रों की भर्ती करनी चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा का संवाद कर सकें। यानी एक इंग्लिश मीडियम अगर स्कूल है तो उन्हीं बच्चों का एडमिशन करे जिनको पहले से इंग्लिश आती है। ये एकदम खराब तरीका है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन के अगेंस्ट है। करा देंगे लैंग्वेज 1 और 2, मैथ्स पेडागोजी की भी एक क्लास ले लेंगे। गुलाब, नाम ही आपका गुलाब कुमार यादव है, बहुत बढ़िया। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन की जगह सेग्रीगेट कर रहे हैं कि उन्हीं बच्चों को एडमिट करेंगे जहां जो इनको स्कूल की भाषा बोलनी आती होगी। बी ऑप्शन, टीचर शुड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज व्हिच दे आर कंफर्टेबल टू स्पीक। बिल्कुल सही बात है भाई, बच्चे को मदर टंग में आप बोलने देंगे, एमटी कह रहे हैं जिसको हम, मातृभाषा का प्रयोग करने देंगे, भाषा ही तो है, सीख जाएगा। तो शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिसमें वो आसानी महसूस करें, जिसमें वो अभिव्यक्त कर पाए जो उनकी मदर टंग है। पहले बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। भाई लैंग्वेज का मुख्य फंक्शन है क्या कि हम अपनी बात कह पाए और सामने वाला समझ पाए। तो बच्चा पहले अपने आप को एक्सप्रेस तो करने लग जाए फ्रीली, बाद में सीख जाएगा दूसरी भाषा भी। सी ऑप्शन है, टीचर शुड पेनलाइज दोज स्टूडेंट्स हु कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज अदर देन द स्पेसिफाइड मीडियम, यानी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है, ऐसे भी स्कूल्स हैं देश भर में। हालांकि अब ये थोड़ा सा इसको लॉ के अकॉर्डिंग नहीं मानेंगे, जो पॉलिसीज कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं, बट ऐसे भी स्कूल हैं जो क्या कह रहे हैं, पेनलाइज करेंगे, यानी बच्चे पे फाइन लगा देंगे। अगर अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है और आपने हिंदी बोली तो 5 रुपए फाइन। ये क्या है? ये गलत है। वेस्ट बंगाल से सीटेट पहली बार देने जा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी क्लास करके, अभी तो कॉन्फिडेंस आ गया, बहुत बढ़िया। इसके जासी सीजी टेट का भी आई थिंक रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोगों की अच्छी अच्छी विशेष आ रही हैं, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। डी ऑप्शन है, असेसमेंट शुड ओनली बी डन इन दी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड बाय स्कूल, यानी आकलन सिर्फ उसी भाषा में होगा जिसको स्कूल सही माने। ऐसा नहीं है, आपको हर एक बच्चे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी वो क्लास चल पाएगी, क्योंकि कई सारे कल्चर के बच्चे हैं। बी ऑप्शन, कोई रोबोट्स तो है नहीं कि बस एक ही तरह के बच्चे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए और जवाब दीजिए पोल में, ठीक है जी। सोशल साइंस तो नहीं करेंगे यार हम, कंचन। स्टैंडर्डाइज टेस्ट यानी मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण क्या है? जैसे सीटेट क्या है, मानकीकृत परीक्षण है, लेकिन आप स्कूल में एक टीचर मेड वीकली टेस्ट दे रहे हैं, वो एक टीचर मेड टेस्ट है, वो कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं है। तो मानकीकृत परीक्षण क्या होते हैं? बड़ी पॉपुलेशन देती है, मान लीजिए 10 लाख लोग, 20 लाख लोग एक साथ दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम है, सीटेट का एग्जाम है, क्लास 12th बोर्ड का एग्जाम है,
5वीं क्लास को तो मानकीकृत नहीं मानते हम। तो ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जो बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनते हैं, जिनके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे ये वैलिड होते हैं, इसके अलावा ये क्या होते हैं, रिलायबल होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, इस तरह की इनमें चीजें होती हैं। इनको भी समझेंगे क्या है, आएगा समय। करेबल ऐप से लैपटॉप पर मॉक नहीं दे सकते क्या, क्योंकि मुझे सिर्फ लाइव क्लास और वीओडी ही शो हो रहा है लैपटॉप पे, जबकि फोन में सब शो करता है। विश्वकर्मा, ये मैं एक बार टीम से डिस्कस करके बता पाऊंगी आपको, या आप एक बार कॉल कर लीजिए, जो हेल्पलाइन नंबर है। देखिएगा, तो मानकीकृत परीक्षण की जब हम बात करें तो उसके संदर्भ में कौन सी बात सही है? प्रॉम्प्ट्स डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं कोई बढ़ावा मिल रहा, सभी के लिए एक जैसा पेपर आएगा, 10 लाख के 10 लाख लोग, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को सॉल्व करना है। बी ऑप्शन है, आर बेस्ड ऑन रिजिड स्ट्रक्चर्स ऑफ इवैल्यूएशन, ये बात सही है